अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। कुछ अहम केसेस का ख़ास अहवाल जानते हैं क्योंकि जो सज़ाएं हैं बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो हम देखते हैं कि उसमें मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आता है। और जो कल हमने देखा तो तोशाखाना केस और साइफ़र केस, इन दो में तो खैर सज़ाएं हो चुकी हैं और ये कुछ रोज़ पहले की बात है। कल भी हमने इस पर तफसीली प्रोग्राम किया। कल इसमें मज़ीद इजाफा इस तरह से हुआ कि इद्दत में निकाह का भी जो केस चल रहा है उसके ऊपर भी कल समाअत हुई और उस समाअत के दौरान अभी भी खैर वो पूरा जो मामला है ऑन गोइंग है, अदालत की प्रोसीडिंग्स वगैरह भी ऑन गोइंग हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। वहाँ पर कल भी हमने खासी गर्मा गर्मी देखी तमाम तर जो हरीफ हैं उनके दरमियान, तो इसके ऊपर नाजरीन बात करते हैं। और इंटरेस्टिंगली इसमें यह कि कल जैसे हमने साइफ़र केस का तफसीली फैसला और उसके अहम नुकात आपको बताए थे, सुनाए थे, आपके साथ प्रोग्राम में भी डिस्कस किए थे। आज तोशाखाना केस का उसी तरह से नाजरीन तफसीली फैसला आ चुका है और उसके ऊपर उसमें जो ख़ास बातें हैं वो एक तो आपके साथ लेके सामने हाजिर होते हैं और साथ साथ मज़ीद इसमें इजाफा करते हैं। जो कल समाअत हुई है इद्दत में निकाह केस की, उसमें भी जो हाल अहवाल था वो भी खासा गौर तलब है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल बानी पीटीआई और अहलिया ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जो कि मंजर आम पर आया, इस्तिस्ना अपना केस साबित करने में कामयाब रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 अरब 57 करोड़ 33 लाख 20 हज़ार रुपये का माली फ़ायदा हासिल किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले और सऊदी वली अहद ने बानी पीटीआई की अहलिया ने ग्राफ का ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया, जो तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ ताहम जमा नहीं करवाया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया और सेट 90 लाख रुपए में हासिल किया। ग्राफ ज्वेलरी की जो ये सेट है उसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। तो ये नाजरीन ये प्राइस का डिफरेंशियल है जो कि हासिल किया गया 90 लाख में, जबकि उसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर कीमत कम लगाई गई और ये नाजरीन असल चार्जशीट है, क्योंकि जो प्ली ली जा रही थी बानी पीटीआई की तरफ से वो ये थी कि हमने तो वही कीमत हमने लगाई है या तयन की गई है तोहफे की जो कि हमें जो डिटर्मिन करने वाली अथॉरिटी है या जो काबीना है उन्होंने ही उन्हीं की कंपनी ने जो हमें डिटर्मिन करके बताई। लेकिन अगर बाकायदा कोई आके गवाह ये कह रहा है कि उनको कहा गया था कम कीमत लगाने के लिए, तो दिस इज़ क्वाइट अ चार्जशीट। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को नैब ने 5 नोटिस भेजे। नोटिस के जरिए ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया गया ताकि उसकी कीमत का तयन किया जा सके, लेकिन दोनों तोहफे नहीं लाए। फैसले में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाते हुए कहा गया कि जेल में गुजारा हुआ वक्त सज़ा में शामिल तस्वुर किया जाएगा। ये पूरा नाजरीन मामला है जो कि तफसीली फैसले का है और गैर शरई निकाह केस के दौरान जो समाअत है उसका भी कुछ ख़ास अहवाल आपको बताते चलते हैं। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मैं और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। बानी पीटीआई, इसका पूरा अहवाल और इसकी जो डिटेल है नाजरीन वो कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब ने कहा खाबर मानिका को जब तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा था कि कुरान पर हल्फ लें, उन्होंने कहा मैं और बुशरा बीबी भी हल्फ लेते हैं और आप भी अपनी बात पर अगर आप सच कह रहे हैं तो, और उन्होंने तमाम तर उनके इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि अगर आप सच कह रहे हैं तो आप भी कुरान पर हल्फ लें। जिस पे जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने बताया और रिपोर्ट किया कि खाबर मानिका साहब तैयार हो गए और राज़ी हो गए हल्फ लेने को, लेकिन उसके ऊपर मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा कि अगर कुरान पर हल्फ लिया जाएगा तो फिर मज़ीद सवाल जवाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारा बतौर मुसलमान ये तसव्वुर है और ईमान है कि अगर एक दफ़ा कोई मुसलमान कुरान पर हाथ रख के कोई भी बात कर रहा है तो फिर वो हतमी बात है और वो उसके ईमान के मुताबिक बिल्कुल पुख्ता बात है, उसमें मज़ीद किसी सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं। और फिर सुनने में आया कि जब ये वाला मामला आया तो इमरान खान साहब ने इसरार किया कि नहीं, हम कुरान पर हल्फ भी लेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि सवाल जवाब भी हो, जिसके ऊपर फिर ये मामला डिस्पर्स हुआ और फिर ये समाअत अभी भी एज वी स्पीक जारी है। ये तमाम चीज़ें चली रही हैं। क्या इस केस में भी इसी तरह से संगीन सज़ा का सामना हो सकता है, ये बड़ी एक अहम बात है। और इसकी टाइमिंग पर नाजरीन बात की जा रही है कि गोया ये कि सीरियस चार्जेस हों, सीरियस चार्जशीट हो, लेकिन इलेक्शन से सिर्फ चंद रोज़ की दूरी पर इन सज़ाओं का आना, जिसमें उजलत की बात भी की जा रही है, इसका एक डायरेक्ट असर होगा इलेक्टोरल प्रोसेस पर और उस पार्टी की इलेक्टोरल इंटेग्रिटी पर, क्योंकि अवाम के जहनों में जाहिर है उससे जो उसका तासुर है पार्टी का
वो ख़राब होता है। तो इस वजह से अक्सर जो प्री एक पोल तमाम जो मरहला होता है उसमें ये चीज़ बड़ी सरे फहरिस्त रखी जाती है कि किसी भी केस का फैसला इमीडिएटली बिफोर द पोल्स ना आए। बहरहाल इस तरह का मामला हम आज भी देख रहे हैं और 2018 में भी देखा था कि पोल से बिल्कुल चंद रोज़ की दूरी पर नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था। ये तमाम मामलात पे बात करते हैं, क्या ये कोई विशियस साइकिल है और क्या उजलत वाली बात भी दुरुस्त है या नहीं है। बहरहाल द पार्टी इज इन डोल्ड्रम्स। आफ्टर अ ब्रेक जॉइन अस बैक। वेलकम बैक नाजरीन। इन बड़े अहम मामलात पे इंशाल्लाह आज हमारी कोशिश है कि ये अदालती मामला तो चल रहा है लेकिन इसके जो लीगल एक तो पूरे मामले के खदोखाल हैं वो भी जाने और साथ साथ इस पे बात हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी इंशाल्लाह अगले सेगमेंट पे करेंगे कि इसका क्योंकि जस्ट अहेड द इलेक्शंस इन सजाओं का आना क्या मुतलका पार्टी को वाक़तन अपनी पॉपुलैरिटी में भी उनको ज़रब लगती हुई नजर आएगी। इसके बाद ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो कि उठाया जा रहा है, या फिर ये कि वो अनहैम्पर्ड रहेंगे जैसे कि उस पार्टी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हमें तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लोग तो और डिटर्मिन हो गए। इसके ऊपर भी बात रहेगी। अभी नाजरीन फ़िलहाल लीगल जो पर्सपेक्टिव्स हैं उन तमाम के साथ इस वक्त दो बहुत बुलंद बांग और बहुत लर्नेड आवाज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। फौरी तौर पे मैं उनका रुख करती हूँ। जनाब इरफान कादिर साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन करते हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के और ऑल्सो फॉर्मर स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। तमाम तर मामले पे अपना जो लीगल पर्सपेक्टिव है हमारे साथ रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर। और नाजरीन जनाब अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक एडवोकेट जनरल हैं आप पंजाब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये तमाम तर कलीदी मामलात हैं उनमें लीगली भी उनको आप गाइड करते रहते हैं। कल भी जो है केस की समाअत में मौजूद थे अहमद साहब, तो रेलिवेंटली हम आपसे जानेंगे सर। वेरी वार्म वेलकम टू यू टू। बात का आगाज़ मैं आपसे ही करती हूँ। अहमद अवैस साहब, आप अगर इस बात को ज़रा हमारे लिए थोड़ा एलैबोरेट करें कि ये पूरा मामला अब कैसे आप लीगली स्पीकिंग जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो केसेस हैं वो कहते हैं बहुत सारी केसेस में बड़े सारे लूप होल्स हैं, जो पीटीआई के वकला हैं बार बार वो भी तब्दील होते रहे हैं। एक ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाई गई थी। दूसरी फिर ये बात भी की गई कि जी पाक अमरीका ताल्लुकात को ज़र पहुंची, मईशत को ज़र पहुंची। आज जो तोशा खाना का भी फैसला आया है उसमें भी बड़ा क्लियर कट ये लिखा गया है कि जी अंडर इन्वॉइसिंग की गई और बाकायदा कहा गया कि जी वो जो तोहफा है और वो जो ज्वेलरी थी बिलखुसूस सऊदी वली अहद से जो मिली थी उसकी कीमत कम लगाई जाए। देखिए बात यह है कि जब आप किसी को राइट टू डिफेंस नहीं देंगे और उसकी जो एट द कंक्लूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस उसकी जो एक 342 की स्टेटमेंट होती है एक्यूज की वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर आप जो मर्जी लिख दें। अगर आप वो अभी तो उन्होंने मैं कहता हूँ बड़ी कर्टसी दिखाई कि उन्होंने 3 अरब लिख दिया, अगर वो उसके बाद इसकी जगह पे वो 30 अरब लिख देते या 300 अरब लिख देते तो उनका कोई जुबान भी नहीं पकड़ी जा सकती थी और कलम भी पकड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि डिफेंस का मौका ही नहीं है उनके इस बात को गलत साबित करने के लिए। इसीलिए फेयर ट्रायल जिसको कहते हैं इन टर्म ऑफ आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट है ना कि एक एक्यूज के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं फिर उसको राइट ऑफ डिफेंस है, वो अपना डिफेंस में विटनेस ला सकता है, बाकायदा उसको पूरा हक हासिल है अपनी बेगुनाही को साबित करने का। जब ये राइट नहीं देंगे तो फिर जो मर्जी आप करेंगे। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जजेस जो हैं कितने अंडर प्रेशर और किस प्रेशर के तहत उनको रात को 10 बजे 11 बजे तक बिठाया जाता है। कभी ऐसा भी हुआ है। ये कौन से कानून के तहत है? रूल्स एंड प्रोसीजर जो है उसके अंदर उनका टाइमिंग जो है कोर्ट टाइमिंग वगैरह वो सारे मेंशन है, लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। कौन कर रहा है ऐसे? जुडिशरी कर रही है, कोई इनका कोई चीफ जस्टिस कर रहा है, या कोई ये इनविजिबल हैंड है जो उनको प्रेशराइज करके जो है वो पिस्टल पॉइंट पे वहां बिठाया हुआ है। ये सारी बातें जो हैं ये इंटरमिंगल्ड हैं, लेकिन ये इसके असरात जो मरतब हो रहे हैं वो बड़े भयानक। बट सर ये भी फरमाइएगा कि जो वकला थे वो क्यों बार बार चेंज किए गए? कम से कम अगर वकला ही फिर बाद में कहा जाता था गैर हाजिर भी होते थे वकला और तब्दील भी किए गए थे, तो ये बातें भी तो आपके एंड पर मौजूद हैं। आप कभी उनको गिने तो सही ना, कितने वकला चेंज कर लिए और कितना पुराना टाइम है जितने कहा जाए कि ये बड़ा डिले कर दिया, ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। ये कब ये ट्रायल शुरू हुआ और कब खत्म हो गया और कैसे खत्म हुआ और कैसे शुरू हुआ, इस सारी बातों को आप देखना होगा ना। इस तरह ये एक लॉफ्टी स्टेटमेंट के ऊपर तो मसला हल नहीं होगा। बात तो ये है कि ये जो सूरत हाल पैदा की गई है
ये एक शख्स के पब्लिक इमेज को टार्निश करने के लिए और उससे उसकी पॉलिटिकल पार्टी को जो है एक तरफ बिल्कुल हाथ पांव बांध के उसको कहा जा रहा है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो और हर जायज तरीके से वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। मैं ये मामला आगे ले जाती हूँ और पूछती भी हूँ कि इस पे क्या कोई दूसरे ओपिनियंस भी हैं इसी पूरी चीज पर लीगली स्पीकिंग। इससे पहले कि आप दूसरी ओपिनियन लें, इसके रेलेवेंट एक तो शेर अगर कहें तो मैं सुना दूं। जी 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 प्लीज। मैं वो फैज अहमद फैज के बड़े इससे रेलेवेंट हैं कि इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा कभी रुस्वा सरे बाजार, और छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाबो के दुश्नाम और छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, इस इश्क ना उस इश्क पे नादम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुस दाग है नदामत। आप कीजिए। वाह, बड़े सर शायराना अंदाज में इरफान साहब आपने सुना, अहमद अवैस साहब ने अपनी इनिशियल रिमार्क्स को उन्होंने बयान किया। आप फरमाइएगा ये आपके लिए भी सर कंस्पिक्युअस बातें हैं कि कोर्ट की टाइमिंग्स को भी ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, जजेस को रात के 12-12 बजे तक बिठाया जा रहा है, और ये तो बात दुरुस्त है कि जो साइफर केस है उसमें ये भी लिखा था कि मुल्जिम चालाक है और चालाक मुल्जिम को फेयर ट्रायल का हक हासिल नहीं है। मैं मुख्तसरन अपने व्यू आपको बता दूं कि साइफर केस के बारे में जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई हैं, मैं तो खुद भी उससे एग्री नहीं करता और मैं समझता हूं कि वो जो फैसला है वो सेट साइड हो जाएगा जब वो अब मामला अपील में जाएगा। लेकिन ये जो तोशाखाना का मामला है, यहाँ पे तो सऊदी फरमा रवा जो हैं, उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कुछ तोहफ दिए थे, उनको बजाते खुद बेच देना इस तरह से, यानी इतने आला मनसब पे बैठ के तो ये सौदे करने शुरू कर देना और तोहफा जो है बेचना। जब वो सऊदी किंग को पता चला है तो पाकिस्तान की क्या साख रह गई, पाकिस्तान के वजीर आजम की सऊदी किंग के सामने। और दूसरी बात जो ये है, ये अंडर इनवॉइसिंग की, जी जी जी, इसको कम से कम कौम को कॉन्फिडेंस में लेके कोई एक्सप्लेन तो करते। इतना मौका था इनको, इन्होंने वो भी एक्सप्लेन नहीं किया। अब रही बात 342 की स्टेटमेंट की, तो अवैध साहब सही फरमा रहे हैं कि 342 की स्टेटमेंट जो है वो मौका तो मिलना चाहिए, और वो मौका जो है वो था इनको। अब ये खुद ही जब स्टेटमेंट के लिए हाजिर ना हो तो फिर देखे ना, ये चीज भी देखने वाली है। तो उसमें फिर वो क्या इन एटर्निटी जज इंतजार करेगा, क्योंकि ये 342 की स्टेटमेंट इसलिए दी जाती है ताकि एक्यूज को बताया जाए कि भाई आपके खिलाफ ये केस है और आप इस पे जो अपना वर्शन है वो दें ताकि उनका मौकफ सामने आ जाए। तो गोया आप ये फरमा रहे हैं सर कि उनको खुद से नहीं दी गई, अब वो फिर उनको मौका भी दिया गया था, लेकिन चूंकि ये लोग खुद भी अवेलेबल नहीं थे ये स्टेटमेंट देने के लिए, तो जज फिर इंतजार करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा इस वजह से, वरना उन्होंने मौका दिया था आपके व्यू में? जी जी, मेरा यही व्यू है कि वो मौका दिया गया था। तो ये सारी चीजें जो है ये इसको मतलब एज अ होल, फिर ये इनका ये भी कहना था कि ये रियासत मदीना बना रहे हैं। जो फर्स्ट लेडी थी वो एक रूहानी शख्सियत के तौर पे सामने आती हैं, लेकिन वो खरीदो फरोख्त में भी बहुत आगे हैं। वो हुकूमत को भी चलाती हैं, पंजाब हुकूमत को भी चलाती हैं। उनके साथ फिर एक और खातून है, उनका भी इनाम आता है। तो ये कुछ सामने आए थे कि अपेरेंटली इनको चाहिए था कि उसके बारे में लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते और अपना मौकफ इस तरीके से पेश करते। वो मौकफ ना अदालत में आया है ना वो हम सब के सामने आया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इन अ वे मकाफात अमल है कि आप तो अपने जो राइवल्स थे उनको खत्म करना चाहते थे। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है सर, लेकिन ये कि उस पे वो अहमद अवैस साहब की तरफ मैं ये मामला ले जाऊं, और ये बहुत आपने काउंटर एक आर्ग्यूमेंट्स एक दिए हैं, ये फरमाइएगा। वो ये भी कहते हैं तोशाखाना से तो सबने तहाइफ लिए हैं, उन सब के केसेस तो खत्म हो गए, बल्कि गाड़ियां भी ली गई हैं जो कि अलाउड ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो इन्होंने तो कहते हैं इस तरह की कोई चीज नहीं ली तो हमारे ऊपर तो कोई मामला ही नहीं बनता। तोशाखाना में जो केसेस बाकी हुए हैं उनमें से कितने थे जो कहते थे कि हम रियासत मदीना बनाने जाएंगे? उनमें से कितने थे जो रूहानियत का सहारा ले रहे थे? उसके बाद जब उनमें से कितने थे जो कह रहे थे कि हम अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ नैब को पीछे लगाएंगे? तो ये जब इतने इन्होंने यूटोपियाई मेयार जब तय कर दिया सबके लिए, तो फिर अच्छा, आप कह रहे हैं गोया ये इनके लिए बबाले जान बन गया और इस वजह से
इनके केसेस को आपको लगता है कि अलग पैराए में देखा गया है, क्योंकि क्लेम्स कुछ और थे और किया कुछ और गया? अहमद अवैस साहब। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं तो कर। इरफान साहब ने खुद ही फरमाया कि देखिए कि अगर वो रियासत मदीना वाली बात है या उन्होंने किसी को बुरा कहा या ऐसी बात की, तो सवाल ये है कि जो क्वेश्चन जैसे आपने रेस किया, जो बड़ा जायज सवाल है कि तोशा खाना में तहाइफ जो हैं वो मियां नवाज शरीफ ने भी इतना अरसा रहे, वो बेतहाशा उन्होंने वसूल किए, उसमें गाड़ियां भी हैं जो रूल के मुताबिक वो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जी जी। इसी तरह बहुत सारी चीजें थी। इसी तरह वो जो है पीपल पार्टी के जब प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी साहब, तो वहां पर भी ये मसला आया। सवाल ये है कि कोई कैसा भी हो, कानून तो बराबर है ना, आपने क्वालिटी क्रिएट करनी है। अगर तोशा खाना के एक कहते हैं कि इसने तवाइफ जो है वो लिए, लेके उनको बेचा, ये बेचना जो है ये एक उसको इमोरल कैटेगरी में तो ले आए, वो इलीगल कैटेगरी में नहीं आते। हाँ, अच्छा, मोरालिटी की तो बात कर रहे हैं, लीगैलिटी इसमें कहाँ है? मैं पूछती हूँ इरफान साहब से, ठीक है। अब मैं सवाल तो ये आता है कि बाकियों को क्यों वो जो तोहफे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब वो लेके और गैर कानूनी और रूल्स को फॉलो नहीं करके वो ले गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? ये डिस्क्रिमिनेशन जो है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इसका क्या, उसका जवाब कोई नहीं है। ये एक अलग मसला है। ये उस ट्रायल से बिल्कुल हट के दूसरा मसला है कि ये तमाम जो हैं, इनको ये सब के सब जो हैं वो दूध में धोए गए और ये अकेले के ऊपर आपने ये सारी मामलात ये डाल दिए। सही। ये सर आपने तोशा खाना के हवाले से आपने बड़ी एक अहम बात आपने बताई कि मोरालिटी पे तो नहीं जाना ना, लीगैलिटी पे जाना है। मैं इसका जवाब मांगती हूँ, लेकिन ये साथ साथ एक और बात आप फरमाइएगा। ये जो साइफर केस के हवाले से भी एक कॉमेंट किया ना इरफान साहब ने कि क्या साख रह गई उस सऊदी वली अहद और पूरी लीडरशिप के आगे पाकिस्तान की बहैसियत मुल्क कि जब उसको पता चला कि जी उसके दिए हुए तोहफे जो हैं किसी ने औने पौने दामों खरीद के महंगे दामों बेच दिए। देखिए ना, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बात तो अब वो किस दाम के थे, किस दाम के बिके, ये एक अलग बात है। ये मैं समझता हूँ कि नहीं बेचने चाहिए थे, तोहफे को रखना चाहिए था। ये मैं पर्सनली, इट्स माय ओपिनियन जी। लेकिन सवाल ये है, इसके अलावा बात ये है कि जो एक आदमी को सजा देने से पहले जो कानून ने के तकाजे हैं वो तो पूरे होने चाहिए थे। जो आईनी तकाजे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है कि आप राइट टू डिफेंस तो दें किसी को। आप 342 की स्टेटमेंट उसके रिकॉर्ड किया बगैर सजा सुना नहीं सर, वो इरफान साहब तो कह रहे हैं कि वो 342 की स्टेटमेंट उनको मौका दिया गया, लेकिन जब वो मौजूद ही नहीं थे अपनी स्टेटमेंट। आपको बताता हूं मैं, ये ऑन रिकॉर्ड है और ये आपके सारे टीवी चैनल ने भी इसको रिले किया। इसको ये उस जिस दिन डेट ऑफ हियरिंग थी परसों, वो डेट ऑफ हियरिंग थी, इमरान खान ही वाज इन द कोर्ट रूम। उन्होंने कहा कि आप 342 की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी मेरी तो आज हाजिरी की डेट है। उन्होंने कहा जी नहीं 342 का बयान लें। उसने कहा ठीक है, मैं क्योंकि जेल में ट्रायल हो रहा था ना, उन्होंने कहा मैं जेल के अपने कमरे में से ले आता हूँ और जब तक मेरे वकला भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, और सजा सुना दी उसी वक्त सजा सुना दी है, ऑन रिकॉर्ड है। इसको जी सुना इरफान साहब। वैसे ये वाली बात जो है ये कई कोर्ट रिपोर्टर्स भी बता रहे थे कि वो कमरे में अपने, उन्होंने कहा कि मैं लेके आता हूँ, अपनी स्टेटमेंट में लिखता हूँ। और शाह महमूद साहब तो, कुछ लोग कोर्ट रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि वो तो लिख रहे थे जब जज साहब ने फैसला भी सुना दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया गया। और दूसरा वो कह रहे हैं मोरालिटी पे बात नहीं, लीगैलिटी पे बात करें कि मोरालिटी का तो चलें तकाजा है, लेकिन लीगली स्पीकिंग तो तोशा खाना केस में जो दूसरे हुक्मरान हैं उनको भी तो फिर सजाएं होनी चाहिए जिन्होंने गाड़ियां भी ले ली थी। देखें, ये जो साइफर का केस है, अवैस साहब ने जो बात की है, ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये केस जो है ये सेट असाइड हो जाएगा जब ये मामला अपील में जाएगा। ये तो ऑलरेडी साइफर के केस की निस्बत से बात कर चुका हूँ। जी जी जी, ये बात दुरुस्त है। बात जो है, दूसरा केस जो है तोशा खाना का, उसमें आपने कहा कि मैंने सिर्फ मोरालिटी पे बात की है, लीगैलिटी पे नहीं की। लेकिन मोरालिटी पे तो मुझसे अहमद अवैस साहब भी एग्री किए हैं, लीगैलिटी की भी मैंने बात की है। लीगैलिटी की बात जो है मैंने अंडर इनवॉइसिंग पे ये की थी कि अंडर इनवॉइसिंग का जो नुक्ता है उसको एक्सप्लेन उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरह से कि एक तवक्को थी एक ऐसे शख्स से जो कि इतने आला मनसब पे फायज है और जिसको कि ये कोर्ट में भी ये एक्सप्लेन करना चाहिए था। और क्योंकि ओनर्स उन पे था कि उन्होंने किस तरह से ये तो इनकी जो वैल्यूएशन लगाई
क्योंकि उन्होंने वैल्यूएशन लगा के उन्होंने तोशाखाना में सरकार की मद में 50% जमा कराने थे। तो वो ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे कि आप जब अपने असासाजात को सही जाहिर नहीं करेंगे, उसकी मालियत सही नहीं लगाएंगे, तो उस पर जो सरकार ने कटौती करनी है वो भी फिर सही नहीं होगी। तो मैंने लीगल एस्पेक्ट को भी इसमें टच किया। लेकिन इन एनी केस मैं समझता हूँ कि इमरान खान 14 साल या 10 साल 14 साल ये सारी कैद उनको इवेंचुअली कोई नहीं होगी। ये मामले जो हैं ये आपस में ये सब अब लोग तय करेंगे, ये एक टेबल पे बैठेंगे, अब आके ये रिकंसिलिएशन होगी। कौन सर, कौन बैठेगा? अहमद साहब, इरफान साहब, कौन बैठेगा? सारे पहले बैठने को तैयार थे, लेकिन ये उनको कहते थे कि जी ये तो सारे चोर 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 हैं। तो अब क्योंकि वो जो इन्होंने जो बहुत यूटोपियन स्टैंडर्ड सब पे अप्लाई किए, तो जब अपने आप पे इन पे अप्लाई हो गया तो ये अब ये बैठेंगे। पहले नहीं बैठ रहे थे, अब बैठेंगे, आप फरमा रहे हैं। अब ये सब जो है ना इस मामले में सब वो आपस में एक दूसरे के सामने है। तो इन सबको चाहिए कि अब इकट्ठे बैठे, मुल्क को लेके आगे चलें। हमें इसमें कोई फायदा नहीं होगा कि हम हर एक दूसरे को सजा देते रहे, एक 2-2 साल के बाद नया वजीर आजम आता रहे। इस चीज से हमें निकलना होगा। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको हमें इस्तेकामत देनी होगी, जो भी गवर्नमेंट बने आइंदा, और फिर बिल्कुल इलेक्शन का जो रिजल्ट है हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। और थोड़ा सा इलेक्शन की तरफ भी मैं ओरिएंट करूंगी बात को। 8 तारीख के जो इलेक्शंस है वो एक बहुत बड़ा, यानी वो अवाम का जो वर्डिक्ट है वो भी एक बहुत बड़ा फैसला होगा कि अवाम जो है वो किस तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये मैटर्स जो है ये सॉर्ट आउट होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है और आपने हमें आगे भी बता दिया कि क्या होने जा रहा है। अहमद अवैस साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं इरफान साहब के इस तज्जिए से कि आगे अब बैठेंगे? जो खान साहब पहले चोर और डाकू दूसरों को फरमाते थे वो अब नहीं फरमाएंगे। अब वो चूंकि उनके ऊपर अपने ऊपर आ गई है बात, तो अब वो बैठेंगे, रिकंसाइल भी करेंगे, सजा वगैरह उन्होंने कोई नहीं काटनी। और चूंकि 2 लीगल टाइटन्स है हमारे पास, तो मैं ये भी आप दोनों से जानना चाहूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अहमद साहब, कि ये इद्दत में जो निकाह वाला केस है इसकी क्या लीगैलिटी है, इसमें कितनी सिवियर पनिशमेंट हो सकती है? मेरे ख्याल में इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, इसकी हाईली इमोरलिटी है। दिस इज द मोस्ट इमोरल एक्ट जो कि किसी सोसाइटी में किया जा सकता है और किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है। क्योंकि कुरान के अगर मैंडेट को सामने रखिए, इस किस्म के इल्जाम लगाने वाले को उतनी ही सजा जो है तजवीज है जो उस शख्स को सजा मिलती अगर उसके ऊपर इल्जाम साबित हो जाए। और इल्जाम साबित होने के लिए बड़ा वाज़ेह जो है कुरान के अंदर ये जो फॉर्निकेशन का केस होता है ना, जब क्योंकि ये केस जो है ये इन्होंने ये 2 हिस्सों में अब इसको बांट दें, एक फॉर्निकेशन और एक वो कहते हैं कि जी वो जो है वो इद्दत के मुद्दत पूरी होने से पहले निकाह करवा लिया। अब उसमें जो है सूरह नूर को अगर आप पढ़ें तो इसमें बड़ी वाज़ेह डिटेल से इसकी दी हुई है। और 4 आई विटनेस चाहिए फॉर्निकेशन के लिए, और 4 आई विटनेस की राइट सर। मुझे चूंकि सर टाइम मेरे पास उसका थोड़ा रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम फॉर दिस सेगमेंट, मैं इरफान साहब से पूछना चाहती हूँ इसी का जवाब कि इद्दत में निकाह का सर आपके व्यू में कितनी सिवियर सजा हो सकती है? अभी अहमद साहब ने तो उसको लीगली स्पीकिंग बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। इसमें कोई सजा नहीं होनी चाहिए, और ये उसकी वजह ये है कि ये ठीक है कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि इद्दत का पीरियड दिया हुआ है, लेकिन वो किसी खास मकसद के लिए दिया हुआ है। और उसकी वजह ये है कि बाद में कोई पैटर्निटी के इशू ना हो, और यहाँ पे तो कोई ऐसा पैटर्निटी का इशू इन्वॉल्व ही नहीं है। लिहाजा ये तो 2 मिनट का केस है, और इससे ज्यादा मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कई दफा मजहबी मामला जो कुछ लोग जिनकी समझ में नहीं आता वो राई का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। तो मुख्तसरन इसमें कोई सजा नहीं हो सकती। इसको मैं नहीं समझता कि इस केस में कोई जान है। अच्छा, वेरी फेयर। आप इस मामले पे आप दोनों हजरात मुत्तफिक हैं कि ये इस केस में कोई जान नहीं है, और ये बहुत एक ज़ाहिर सेंसिटिव मैटर तो है ही है, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ मजहबी पेचीदगियां भी हैं जिनको मद्देनजर रखा जाएगा। थैंक यू जेंट फॉर स्पीकिंग टू अस। नाजरीन, 2 बड़े अहम लीगल ओपिनियंस हमने हासिल किए सेगमेंट में। जॉइन अस बैक आफ्टर अ ब्रेक। जब हम वापस आएंगे तो हम सियासी गुफ्तगू भी इस हवाले से करेंगे कि इन केसेस के सियासी असरात क्या होंगे जस्ट अहेड द इलेक्शंस, चूंकि सजाएं जो हैं वो मिल रही हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। सियासी इस पूरे मामले के जो मुहरकात हैं उनके ऊपर अब रोशनी डालते हैं इस हमारे सेगमेंट में कि क्या इसका कोई इलेक्शंस पर भी असर होगा। मुतल्लिका पार्टी यानी कि पीटीआई के वोट बैंक या उनके लोगों को लेकर क्या वोटर्स उनके जो हैं वो मुतासिर होंगे कि जी सज़ाएं जो हैं वो मिलती चली जा रही हैं बिल्कुल इलेक्शन से चंद रोज़ पहले। वैसे तो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए वरना फिर ये जो कैंडिडेट है उसके ऊपर असर पड़ता है इसका कि फौरी इलेक्शन से पहले कोई इस किस्म की चीज़ ना आए। लेकिन हमने 2018 के इलेक्शन में भी ये देखा था। जॉइंट हेयर इन दिस सेगमेंट नाजरीन बाय जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, मायनाज तज्जियाकार हैं आप, तमाम मामले पे अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब नाजरीन हमारे कॉलीग और वेरी डियर कॉलीग तज्जियाकार और तमाम तर मामलात में अपनी बेबाक आरा हमेशा हमारे साथ रखते हैं और आज भी इंशाल्लाह ही विल ग्रेस आवर शो विद हिज ओपिनियंस। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे बात पहले पूछती हूँ ये वाली कि आपको क्या लगता है इसके क्या इम्पैक्ट होंगे पीटीआई के वोट बैंक पे, इनके वोटर्स के दिमागों में क्या ये तासुर जाएगा कि जिस शख्स को हम वोट देना चाह रहे हैं उसको कभी 14 साल की सज़ा हो रही है, कभी 10 साल की सज़ा हो रही है और अब तो नाअहल भी हो गया है वो शख्स, यानी कि उनकी इमरान खान साहब हिमसेल्फ स्टैंड्स डिसक्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पनिशमेंट्स। वो देखें, उसमें बड़ी वाज़ेह बात थी। पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, उनको पता था कि अगर 100, 150, 200 केसेस बनाए गए हैं तो वो ऐसे ही नहीं बनाए गए और उसमें सज़ा देनी है, भले वो कानूनी तौर पे, कानूनी मायार पे पूरा उतरते हो ना या ना उतरते हो। तो इसमें हमें कोई कानूनी तकनीकी नुकात तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बड़ा वाज़ेह था कि फ़ैसला हर सूरत में इमरान खान के ख़िलाफ़ होना है। दूसरी बात, सिफ़र ज़रब सिफ़र का नतीजा सिफ़र होता है। जहाँ तक प्रोसिक्यूशन का ताल्लुक़ है, उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा दूसरी तरफ पीटीआई के वर्कर्स या उनके जितने भी काडर्स हैं, मेरा ख़्याल है उनको मज़ीद तक़वियत मिली है। उनका जो यकीन था, जो उनका एतमाद है अपनी क़यादत पे, अपनी पार्टी पे, शायद उसमें ज़्यादा ही इजाफ़ा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म के फ़ैसलों से, जो कि इंतहाई मुतनाज़े हों, दुनिया भर में जिससे पाकिस्तान के अदलिया अदालती निज़ाम की सुबकी होती हो, उससे आम आवाम पे या उनकी राय पे कोई असर पड़ेगा। वेरी वेल, आपने कहा कि मज़ीद उल्टा तक़वियत मिलेगी वोटर्स को। और मुजम्मिल साहब, आपका भी क्या यही ख्याल है? आप भी इसी ओपिनियन के मालिक हैं? वोटर्स मजीद कहेंगे कि भाई वो तो पार्टी पहले ही कहती थी और इमरान खान साहब पहले ही कहते थे कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है और साजिश करके निकाला गया है, तो अब वो कहेंगे ये सारी चीज़ें तो सच साबित हुई हैं, मैं तो सही कहता था। पता नहीं आपको लगता है ऐसा है? हम जब ग्राउंड में मतलब लाहौर की या और शहरों की सड़कों पे फिरते हैं, हमें तो वो एंगर नहीं नजर आता जिसकी गुफ्तगू आप बार बार टीवी चैनल्स पे और बार बार कहा जाता है जी बड़ा लोगों में रद्द अमल है। वो कहीं सड़कों पर, वो कहीं चौराहों पर, वो कहीं कॉर्नर मीटिंग्स में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब वो कहीं खला में है, कहीं मेरा मतलब है गुम है और यकदम नाजिल होगा। तो मुझे तो यकदम नाजिल होने वाली चीजों के बारे में ज्यादा इल्म नहीं होता। मैं तो ज्यादा वही देख सकता हूँ जो सड़क पर, चौराहे पर और आम लोगों में नजर आ रहा हो। तो अगर 14 साल और 10 साल कैद के बाद पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में एक भी मुजाहरा नहीं हो सका है, पूरे कहीं कोई एहतजाज नहीं हुआ है, कहीं कोई मेरा मतलब लोगों का गुस्सा हमें नजर नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी को वो यकदम किसी बॉइलिंग पॉइंट की तरह आपको वो गुस्सा और वो सब कुछ नजर आ जाएगा। तो लिहाजा अगर वो गुस्सा कहीं मौजूद है तो उसका ज़हूर होना बहुत ज़रूरी है, उसका नमूदार होना बहुत ज़रूरी है। वो यकदम तो निकल नहीं सकता है। लिहाजा जो हमने 2 दिन लगातार सजाएं आने के बाद 2 दिन देखे हैं, वो तो बड़े पुरसुकून देखे हैं और ऐसे लगता है जैसे लोगों ने उनको बहुत नॉर्मली और नेचुरली लिया है कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए अब अगर कोई किसी के पास कोई इल्म गैब है और वो समझ रहा है कि ये सब कुछ नॉर्मल रहे, हमें नजर आता रहेगा और यकदम एक दिन जो है वो स्क्रीन लावा फटेगा और ये कह रहे हैं कई लोग सर कि 8 फरवरी को सारे लोग बतौर वोट की सूरत में जो है अपने जज्बात निकालेंगे। पता नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है।
और अगर होगा तो ये पहली दफा होगा और हम इसको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन बज़ाहिर अभी ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। और मुझे लग रहा है लोग डिसएसोसिएट हो रहे हैं। लोगों ने एक माइंड मेकअप कर लिया है कि दिस वाज अबाउट टू हैपन, और ये नेचुरल है। लोगों को लग रहा है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान में जो लड़ाई चल रही थी, 100 मुकदमात तभी बनी है ना जब आपने 100 दफा कानून तोड़ा है। ये भी इसकी एक सही आप कह रहे हैं, ये भी इसकी एक ट्रांसलेशन है। आप पर 50 मुकदमात बन जाते अगर आप 50 दफा कानून तोड़ते। एज सिंपल एज दैट सर इम्तियाज साहब। तो अगर आप 150 दफा तोड़ेंगे तो मेरे ख्याल में मुकदमात 100 से 150 हो जाएंगे। ठीक है, वो तो हर एक दफा कानून तोड़ने पर एक मुकदमा तो दर्ज होगा। ये तो सिंपल वो है। जी 1 जमा 1 है सर इम्तियाज साहब के जितने मुकदमात, जितनी दफा कानून टूटा है उतनी दफा मुकदमे बने। और वो कहते हैं कोई ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे। ये बात तो दुरुस्त है कि कोई मुजाहरा वगैरह, एहतजाज वगैरह तो हमने नहीं देखा, क्योंकि यके बाद दीगरे 2 सजाएं मिली हैं, 10 साल और 14 साल। जी, जब मुजाहरे हुए तो उन लोगों के साथ क्या हुआ पाकिस्तान भर में, आजकल भी क्या हो रहा है पीटीआई के कारकुनों के साथ, पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ, उनके घरों में आज भी मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे जा रहे हैं, रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। तो मुझे तो एक्चुअली इस जहनीत पे भी शक होता है जो ये कहते हैं कि 100 खिलाफ वर्जियाँ की हैं तो 100 मुकदमे बनेंगे। वो लोग अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या वाकई इन मुकदमों की कोई हैसियत है, यानी बजाय इसके कि हम ये सवाल उठाएं कि क्या एक साबिक वज़ीर आज़म जिसका जो कि दुनिया भर में जाना पहचाना है, रातों रात वो गद्दार भी बन गया, दहशतगर्द भी बन गया, चोर भी बन गया, क्या कोई मानने वाली बात है? बच्चों वाली बातें हैं। और जिस अंदाज में ये ट्रायल हुआ है वो खुद बजाते खुद एक इन्होंने तमाशा बना दिया है जुडिशरी का। और ये जब ज़ाहिर है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारी आला अदलिया कितने पानी में खड़ी है, और जो 140 मुल्कों में से उनका 139वां 136वां नंबर है, क्या वो सही है? वैसे सर इम्तियाज साहब वो तो यही कहेंगे कि देखें ये तो मामलात नवाज शरीफ साहब के भी सेट असाइड हो गए थे, उनको कितनी तल्ख सजाएं मिली थी लेकिन सब सेट असाइड हो गया, तो इसका यही मतलब था कि उस वक्त उनको भी सजाएं गलत दी गई थी। जी बिल्कुल, उसमें देखें जो मुझे ये समझ नहीं आती, हम लोग फंसे हुए हैं नवाज शरीफ में, आसिफ जरदारी में। वो भाई वो उस वक्त वो कहा करते थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, बिल्कुल ज्यादती हुई है। बिलावल तो अभी भी कहता है कि 12 साल मेरे वालिद को नवाज शरीफ ने रखा जेल में, उसकी ज़बान काटी। भाई वो गलत था। तो आज अगर ये गलत हो रहा है तो उसको आप कैसे जायज़ करार दे सकते हैं ये कह के कि माजी में भी गलत होता रहा है? क्या पाकिस्तान ने आगे नहीं बढ़ना है? क्या पाकिस्तान ने रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, और क्या पाकिस्तान के तमाम सियासतदान एक दिन इकट्ठे होके उन कामों को गलत नहीं कहेंगे जिनको वो खुद बर्दाश्त करते रहे, सफ़र जिसका वो निशाना बनते रहे, यक ज़बान हो कि वो क्यों नहीं कहते कि उन्होंने बारी बारी जितना बर्दाश्त किए जुल्म जेलों के अंदर, वो किसकी वजह से किए, उसका असल मुहर्रिक कौन था? तब मैं मानूंगा इन सियासतदानों की इंटेग्रिटी को, जब ये मिल बैठ के उन तमाम ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जी कुछ कॉमन ग्राउंड्स तलाश करके सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जी मुजम्मिल साहब, ऐसा तो नहीं मालूम होता, बल्कि उल्टा PMLN तो खासी खुश नजर आ रही है, और वो इमरान खान साहब भी वैसे सच्ची बात है खुश थे जब पैनमा में उनके खिलाफ सजाएं आती थी, मिठाई खाते थे। और अब PMLN की तरफ से भी, क्योंकि मरियम साहिबा कह रही है ना कि इनको दहशतगर्द जमात के तौर पर देखा जाए। कि अगर 9 मई को देखा जाए तो फिर तो दहशतगर्द जमात के तौर पे देखा जाए। अब अगर तो इस मुल्क में सियासी एहतजाज ये रह गया है कि आपने GHQ का गेट तोड़ना है, आपने ISI के दफ्तर को आग लगानी है, आपने कोर कमांडर के घर को आग लगानी है, अगर ये सियासी एहतजाज की शक्ल है तो फिर ये तो दुनिया में कहीं आप बता दें, अमेरिका में पेंटागन का गेट तोड़ने की, CIA के हेडक्वार्टर को आग लगाने की, या मेरा मतलब है कि CIA के या सेंटकॉम के चीफ के घर को आग लगाने की इजाजत है बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई में? अगर तो दुनिया की किसी भी जमहूरियत में ये जायज है
जो 9 मई को किया गया है, तो हम यहाँ भी जायज करार दे देते हैं कि जी मगरबी जमहूरियत से हम बड़े दिलदादा हैं और बड़ी मिसाल देते थे बानी पीटीआई मगरबी जमहूरियत की। वो हमें बता दें कि ये एहतजाज की ये शक्ल वो किस मगरब के किस मुल्क से लेकर आए हैं कि उन्होंने अस्करी इदारों और मुल्क के दिफाई इदारों के ऊपर हमला करना है और उसको क्या चाहिए। अच्छा, जरूरी आपने एक मवाजना ड्रॉ कर दिया है, सही है, ठीक है ना। हाँ। तो बाकी जो दहशतगर्द की बात, उन्हें 9 मई से पहले कोई दहशतगर्द नहीं कह रहा था। और इम्तियाज साहब नाम में सर हिला रहे हैं इस बात पे, लेकिन पहली बार हमने देखा कि किसी सियासतदान ने खुद को रेड लाइन कहा कि मैं रेड लाइन हूँ। सियासतदान कभी रेड लाइन नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, वक्त की किल्लत है, वरना बहुत जस्ट एक बात थी और हम इसको यकीनन आगे बढ़ाते हैं नाजरीन, बट आई हैव टू वाइंड अप। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।